जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। बीपीएससी मेंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। पिछले वीडियो में मैंने पटना कलम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था, उसके संबंधित प्रश्न जो आएंगे उसे कैसे टैकल करना है मैंने बताया था। आज के वीडियो में हम मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, और मंजूषा चित्रकला के बारे में देखेंगे। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, पटना कलम से प्रश्न आने का इस बार संभावना है। चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मिथिला पेंटिंग या जिसे मधुबनी पेंटिंग करते हैं, और दूसरा है मंजूषा चित्रकला। इन दोनों में हम अंतर को अगर समझ लेते हैं, दोनों के हम डिफरेंसेस को जान लेते हैं, तो हमें परीक्षा में प्रश्न लिखने में काफी सहूलियत होगी और आपको समझने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा कि दोनों में आखिर क्या अंतर है। क्योंकि जब आप चित्र देखेंगे तो आपको लगभग दोनों सेम जैसा लगेगा, एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है जो आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम में आप ऐसी तुलनात्मक अगर लिखते हैं, परीक्षा में अगर मधुबनी पेंटिंग आता है तो भी आप मंजूषा पेंटिंग से तुलना करके उसको अगर लिखते हैं तो आपको औरों से अधिक मार्क्स आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो चलिए देख लेते हैं। मंजूषा चित्रकला भी इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मिथिला या मधुबनी पेंटिंग जो था, यहां मैंने चित्र लगा दिया है, उसे आप ध्यानपूर्वक देखिए। यह मिथिला पेंटिंग है जिसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, जिसमें कि आपका मीन युगल यानी मछली का चित्र बना हुआ है, और ये मंजूषा चित्र है जिसमें कि यमराज का चित्र बना हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस देखिए। तो मिथिला जो पेंटिंग था, ये मिथिला क्षेत्र, बिहार के मिथिला क्षेत्र जो है, जो कि दरभंगा, मधुबनी, सिमरी, लहरियासराय इत्यादि जगहों में, जो दरभंगा मिथिलांचल का जो क्षेत्र है यहां प्रचलित था। वहीं मंजूषा चित्रकला जो था, अंग प्रदेश, जहां राजा कर्ण की भूमि कही जाती है, अंग प्रदेश, जिसमें कि भागलपुर, बांका, चंपानगर इत्यादि इलाकों में यह प्रचलित था। उसके बाद जो मिथिला पेंटिंग होता है यह रेखाओं पर आधारित होता है। रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और ये रेखाएं जो होती है, रेखांकित जो करते हैं बाहर में, जैसे कि इस चित्र में आप देखिए, ये जो बाहर से जो आउटलाइन बना हुआ है इसे बोलते हैं रेखा। तो ये रेखा जो मिथिला वाले में बना होता है, यह काले रंग से हमेशा बना रहता है, काले रंग से, डार्क कलर से। वहीं आप इस चित्र में देखिए, इस मंजूषा पेंटिंग में, तो इसका जो भी आउटलाइन है ये ग्रीन कलर से बना हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है। इसमें काले रंग से बना होता है, इसमें हरे रंग से, ग्रीन कलर से बना रहता है। दूसरा अगर डिफरेंस देखिए तो मिथिला पेंटिंग में बॉर्डर का उतना ज्यादा महत्व नहीं होता है। जैसे इस चित्र में आप देखिए बॉर्डर नहीं बना हुआ है, तो बॉर्डर होता भी है, नहीं भी होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है कि बॉर्डर होगा ही। लेकिन जो आपका मंजूषा चित्रकला है उसमें बॉर्डर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें दोहरा बॉर्डर बनता है, जैसे कि एक बॉर्डर ये देख लीजिए, उसके बाद एक दूसरा बड़ा बॉर्डर बना हुआ है। तो चित्र में बॉर्डर का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है, दोहरा बॉर्डर बनता है। और बॉर्डर इसमें 5 तरह के बनते हैं। एक होता है लहरिया, एक होता है बेलपत्र का डिजाइन का, एक सर्प की लड़ी, और चौथा त्रिभुज, और पांचवा मोखा कहते हैं। तो 5 तरह के बॉर्डर बनते हैं इसमें। तो इससे आपको पता चलता है कि बॉर्डर का मंजूषा चित्रकला में कितना ज्यादा अहमियत है। उसके बाद अगर हम डिफरेंस देखें तो जो मिथिला पेंटिंग है इसमें अनेक प्रकार के प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। जैसे इस चित्र में आप देखिए कितने सारे वाइब्रेंट कलर्स यूज हुए हैं। प्राकृतिक कलर ही होते हैं सारे, लेकिन बहुत डिफरेंट शेड्स के होते हैं, अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मंजूषा चित्रकला में देखें तो बहुत सीमित यूज किया जाता है कलर का, मात्र 3 रंगों का ही इस्तेमाल किया जाता है। लाल या गुलाबी उसे कह सकते हैं हम, और पीला और हरा, यही 3 रंग मुख्य रूप से इस्तेमाल होते हैं। ये आप लिखेंगे। मंजूषा आपके दिमाग में आ रहा होगा होता क्या है। मंजूषा होता है जो विषहरी और बिहुला का वहां कथा प्रचलित है अंग प्रदेश में, जो सर्प का, तो उसके लिए कि एक मंदिर नुमा, देखिए यहां पे ये चित्र देखिए, मंदिर नुमा ऐसा सिंठी जो होता है, जिसे आप सनाठी जिसे कहते हैं, उसका एक मंदिर नुमा बना रहता है, उसके ऊपर कागज चिपकाते हैं और उसी के ऊपर ये पेंटिंग की जाती है। तो इसका नाम है मंजूषा, इसलिए इसका नाम पड़ गया मंजूषा पेंटिंग। तो मैं आपको बता रहा था कि रंगों का, तो मधुबनी चित्रकला में बहुत सारे वाइब्रेंट कलर यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के कलर यूज होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मंजूषा में 3 ही कलर इस्तेमाल होते हैं, हरे रंग, पीला रंग और गुलाबी रंग। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो मिथिला पेंटिंग है इसमें डिजाइन आधारित होते हैं, बहुत तरह के डिजाइन्स बनाए जाते हैं। लेकिन अगर मंजूषा पेंटिंग को देखें तो इसमें कथा आधारित है। मेनली यह विषहरी और बिहुला का जो कथा है, आप लोगों ने भी बचपन में सुना होगा, जो एक तरह से सत्यवान सत्यवती का जो कथा है उसी प्रकार का ये है, जिसमें कि सांप के काट लेने से मर जाता है और फिर वो यमराज से लड़के उसे जीवित करती है। तो ये जो बिहुला और विषहरी का जो कथा है, इसी के आधारित ये मंजूषा चित्रकला बनता है। और कोई इसमें जो और अलग
कुछ भी नहीं बनता है, बस बेहुला बेसरी के आधारित जो भी कहानियां हैं, इसके अलावा कुछ देवी देवता संबंधित जैसे कि शंकर भगवान हो गए, पार्वती माँ हो गई, तो इन लोगों का चित्र इसमें बनता है। लेकिन अगर आप मिथिला में देखें तो डिजाइन आधारित होते हैं और बहुत तरह के चित्र बनते हैं, जैसे कि आपका सभी रामायण महाभारत से लेके पेड़ पौधे, जंतु, फल फूल, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, बहुत सारे डिजाइन इसमें बनते हैं। एक और प्रमुख विशेषता या दोनों में डिफरेंस की बात देख ले तो जो भी मिथिला पेंटिंग होता है उसमें भी ज्यादातर वैसे साइड फेस ही दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे चित्रों में उसमें चेहरे का पूरा भाग को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मंजूषा चित्रकला में हमेशा ही चेहरे का जो है बायां भाग ही सिर्फ दिखाते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए सिर्फ बायां भाग दिखा हुआ है, आंख बना हुआ है सब ये, लेकिन उसमें पूरा फेस नहीं बना हुआ रहता है, सिर्फ बायां भाग बना रहता है। ये आप डिफरेंस देखेंगे। वहीं पे आप एक और डिफरेंस देखें तो प्रमुख कलाकारों को, और कलाकारों का नाम मेंशन करना चाहिए आपको एग्जाम में, जिससे आपके मार्क्स अधिक आते हैं। अगर आप उदाहरण देते हैं तो जो प्रमुख कलाकार हैं मिथिला या मधुबनी पेंटिंग में, तो पद्मश्री श्रिया देवी है, कौशल्या देवी है, शशिकला देवी, कर्पूरी देवी, दुलारी देवी। और दुलारी देवी का नाम आप इंपॉर्टेंट रूप से मेंशन करेंगे क्योंकि 2021 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए इनको चयनित किया गया है, दुलारी देवी को। वहीं पे अगर मंजूषा चित्रकला के प्रमुख कलाकारों को देखें तो निर्मला देवी है, चक्रवर्ती देवी है। तो एक चीज तो बात आपको इससे समझ में आ गया कि ये मंजूषा हो या फिर मधुबनी पेंटिंग हो, मुख्य रूप से ये महिलाएं बनाती थी, ये चित्रकला महिलाओं द्वारा निर्मित किया जाता था। तो ये मैंने डिफरेंस के माध्यम से, दोनों का तुलनात्मक माध्यम से आपको समझा दिया। इस चित्र को भी आप देखेंगे तो सब चीज इसमें आपको दिख जाएगा। देखिए कलर इसमें मंजूषा वाले में सिर्फ पिंक, आपका गुलाबी, हरा और पीला यूज हुआ है, इसमें कितने सारे कलर यूज हुए हैं। वहीं पे इसमें बॉर्डर नहीं है, इसमें बॉर्डर आपका देखिए दोहरा बॉर्डर बना हुआ है। और जितने भी मैंने डिफरेंसेस बताए सारे आपको नजर आ जाएंगे, इस चित्र को माध्यम से समझ लिया। अब हम मधुबनी जो है या मिथिला पेंटिंग के बारे में और विस्तार पूर्वक कुछ बातें हैं उन्हें देखेंगे, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न आता है आपका मेंस में, तो आपको पूरा विस्तार पूर्वक सब चीज समझाना है। तो ये बातें तो आप तुलनात्मक लिखेंगे। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग जो था या मिथिला पेंटिंग, ये लोक कला है, ये लोगों के जनजीवन का कला है, कोई ये दरबारी कला नहीं है। ये लोगों घर घर में ये लोग बनाते थे, तो ये एक लोक कला है। और इसके बारे में कब से बनता आ रहा है इसके बारे में तो जानकारी नहीं है कि आखिर ये कब से पीढ़ियों दर पीढ़ियों बनता चला जा रहा है, महिलाएं आपस में इसे सीखती जाती हैं। लेकिन अगर साक्ष्य के रूप में देखें तो ये विद्यापति जो थे, मिथिला के बहुत सर्वश्रेष्ठ कवि जो है विद्यापति, उनकी एक रचना है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका में इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, मिथिला पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग के बारे में। और ये मुख्य रूप से महिलाओं की पूर्ण भागीदारी होती है, महिलाएं इसे बनाती है। और फिर भी पुरुषों ने भी कुछ योगदान दिया है, बाद के समय में पुरुषों ने भी बनाया है। जैसे नरेंद्र कुमार कर्ण का नाम याद रख सकते हैं आप, शिवन पासवान, अरुण कुमार यादव, ये सब नाम अगर आप मेंशन करते हैं ना तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग को हम 3 भाग में बांट के देख सकते हैं। पहला है भित्ति चित्र, दूसरा है अड़िपन और तीसरा है पट्ट चित्र। 3 तरह में आप बांट सकते हैं इसे। भित्ति चित्र क्या होता है? भित्ति चित्र जो होता है वो दीवारों पे बनाया जाता है। जो दीवार होते हैं, पहले मिट्टी के दीवार बनाए जाते थे, उन्हें पोत के, लीप के, गोबर से, और उसके ऊपर ये चित्र बनाए जाते थे, उन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। और भित्ति चित्र में भी आप देखें तो 3 तरह के चित्र बनाए जाते थे। एक गोसानी घर की सजावट के लिए, गोसानी घर जो होता है यहाँ बिहार में हम लोग, जो गोसाई घर होता है, जो भगवान का एक घर होता है जहां पूजा पाठ किया जाता है, उसे गोशनी घर कहा जाता है। तो उसके सजावट के लिए, उसके बाहर अंदर सजावट के, उसके दीवारों पे ये चित्रकारी की जाती थी, मिथिला पेंटिंग। आप एक बात ध्यान में बैठा लीजिए कि ये महिलाओं द्वारा चित्रित है, तो महिलाओं के मन में जो भी चीज उत्कंठाएं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, जिन चीजों को मानती हैं, वो सब इसमें चरित्रार्थ होंगे। वो अपने मन के दबी भावनाओं को भी अपने चित्र के माध्यम से कह सकेगी, क्योंकि समाज का दायरा ऐसा नहीं था कि महिलाएं आगे बढ़ के बहुत कुछ कह सके समाज में। तो वो अपने इन कला के माध्यम से, इन चित्रों के माध्यम से अपने मन की भावनाओं को लोकगीतों, लोक कलाओं के माध्यम से वो जागृत करती थी। तो ये बात हमेशा आप ध्यान में रखेंगे और आंसर में भी ये आप मेंशन करिएगा।
तो मैं आपको भित्ति चित्र के बारे में बता रहा था, 3 तरह के थे। गोशनी घर की सजावट के लिए, कोहबर घर की सजावट के लिए। कोहबर जो होता है शादी विवाह के समय में, जब शादी होता है तो जो कन्या होती है और जो वर होता है उन्हें कोहबर घर में बैठाया जाता है, तो वो कोहबर घर के बाहर भीतर सजावट करने के लिए, और कोहबर घर के जो कोनिया होती है, जो मंडप बनते हैं, 4 जो खंबे लगते हैं, उसके पास सजावट करने के लिए ये 3 तरह के इस तरह से करते थे। तो गोशनी घर आपको समझ में आया। पूजा घर, तो वही गोशनी घर की सजावट के लिए, तो वहां कैसे चित्र बनेंगे, वहां धार्मिक महत्व के चित्र, जो भी धार्मिक महत्व के चित्र होंगे वो वहां बनाए जाएंगे, भगवान के, देवी देवता के, शिव जी के, पार्वती, सारे देवी देवताओं के, इस तरह के चित्र बनाए जाएंगे। वहीं कोहबर घर संबंधित है शादी विवाह से, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि कैसा चित्र यहां बनेगा। कोहबर घर है विवाह से संबंधित, तो यहां बाहर जो बनता था, कोहबर घर के बाहर के दीवारों पे वो कामुक प्रवृत्ति के चित्र, जैसे रति हो गए, कामदेव हो गए, इनके चित्र, और बहुत सारे प्रतीक के, जैसे जीव जंतु हो गए, उनके चित्र बनते हैं। वो मैं अभी समझाऊंगा आपको कि प्रतीक का क्या अर्थ होता था। उसके बाद कोहबर घर के जो अंदर के क्षेत्र में स्त्री पुरुष के जो जनेंद्रियां होती है, गुप्त अंग होते हैं, उनके भी चित्र बनाए जाते हैं। ये महिलाओं की उत्कंठाएं हैं जो वो कह नहीं पा रही, और किससे रिलेटेड है, कोहबर घर जो विवाह से संबंधित है, तो ये सभी बनाए जाते थे। एक तरह से आप ये सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है आज, ये उस समय का सेक्स एजुकेशन आप समझ सकते हैं। वहीं कोहबर घर के कोनिया जो क्षेत्र होता था, जो चारों कोण होते थे, वहां पे यक्षिणी के चित्र बनाए जाते थे। उसके बाद पशु पक्षी के प्रतीक बनाए जाते थे। तो हम प्रतीक देख लेते हैं कि जो प्रतीक, ये एक, जैसे कि आप देखेंगे मधुबनी पेंटिंग जो है, मिथिला पेंटिंग जो है, ये प्रतीकात्मक चित्र है। यहां हूबहू सेम टू सेम मिलता, जैसे इंसान बनाएंगे, आदमी का चित्र बनाएंगे तो बिल्कुल आदमी नहीं लगना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल एकदम हूबहू लग रहा है, ऐसा नहीं, बस प्रतीक, जैसे आंख बना दिए, बड़ा सा आंख बना दिए, ऐसे एक प्रतीक कि हाँ ये आदमी लग रहा है, उसी तरह कुछ भी, मतलब बिल्कुल हूबहू नहीं बनाते थे प्रतीक, और उन प्रतीकों का कुछ मतलब होता था। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे केला का अगर वृक्ष बना हुआ है तो उसका मतलब होता है मांसलता, ठीक। मछली का कामोत्तेजक प्रतीक है, मछली का जो चित्र बनाते हैं, जैसे इस चित्र में आपने देखा, मछली का कामोत्तेजक प्रतीक है। वहीं सिंह जो है वो शक्ति का प्रतीक है। जो सुग्गा, सुग्गा कहा जाता है हमारे बिहार में, सुग्गा होता है तोता जो होता है, पैरोट जो, उसको सुग्गा कहा जाता है। तो आप देखेंगे एक जो पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई का, उसमें भी सुग्गा है माध्यम प्रेम के संदेश का। तो यहाँ के लोक कथाओं में सुग्गा जो है यानी तोता जो है, उसे प्रेम वाहक, प्रेम का संदेश पहुंचाने वाले के रूप में देखा गया है। तो सुग्गा जो है काम वाहन का प्रतीक है, काम वाहक का। वहीं बांस जो है वो वंश वृद्धि का है। अगर आप अपने घर के संस्कृति से, अपने पूजा पाठ से जुड़े होंगे तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, क्योंकि ये हमारे लोक कलाकृति में, लोक कलाओं में, लोक संस्कृति में विद्यमान है। तो बांस जो है वंश वृद्धि का। वहीं सूर्य चंद्र जो है वह दीर्घ जीवन, लंबी आयु का प्रतीक होता है। कमल का पत्ता जो है वह स्त्री के प्रजनन अंग का प्रतीक होता है। वहीं मोर वगैरह का चित्र भी आपको मिल जाएगा, ये शांति का प्रतीक होता है। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा जो है वो अड़ीपन है। अड़ीपन जो है बंगाल में जो अर्पण जिसे बोलते हैं, वही बिहार में ये अड़ीपन कहा जाता है, जो एक तरह का भूमि चित्रण होता है। जैसे कि आज के टाइम में उसे रंगोली बोल दिया जाता है, लेकिन रंगोली में बहुत सारे कलर्स यूज होते हैं, लेकिन इसमें क्या यूज होता था, जो अड़ीपन होता था, ये जमीन को गोबर से लीप देते थे पहले अच्छे से, उसके बाद उसके ऊपर चावल के दानों को पीस कर और उसमें और रंग मिलाकर ये अड़ीपन बनाया जाता था। जो इसमें 18 पुराने एवं अन्य शास्त्रों पे आधारित ये गूढ़ रहस्य होते थे। बहुत सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाए जाते थे और अलग अलग पर्व त्योहार, क्या किस ओकेजन पे ये बन रहा है उस हिसाब से बनाए जाते थे। जैसे कि मान लीजिए जो कुंवारी स्त्री, कुंवारी कन्या जो होती है वह तुलसी विवाह का पूजन करती हैं, तो उस समय ज्योमेट्रिक पैटर्न में ये अड़ीपन बनाया जाता है। मेनली ट्रायंगल या जो त्रिकोण है या आपका आयत है, इस आकार के ये बनाए जाते थे। अड़ीपन में मेनली 5 तरह के चित्र बनाए जाते हैं। पहला जो मनुष्य और पशु पक्षियों के चित्र, दूसरा फूल पेड़ और फलों के चित्र, तीसरा तांत्रिक प्रतीकों के चित्र, देवी देवताओं के चित्र, और 5वां स्वस्तिक दीप इत्यादि ये चित्र। और जितने भी ये चित्र बनाए जाते हैं इन सब का कुछ प्रतीकात्मक रूप होता है, कुछ इनका मीनिंग होता है।
अब तीसरा जो है प्रकार, भित्ति चित्र देख लिया हमने, अड़िपन देख लिया, और तीसरा प्रकार जो है पट्टचित्र। यह प्राचीन भारतीय चित्रकला और नेपाल के पट्टचित्र से इसका विकास हुआ है। और पट्टचित्र मतलब क्या, जैसे कि आपका भित्ति चित्र दीवारों के ऊपर बनाया जाता था, वहीं अड़िपन जो है वह जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर, और पट्टचित्र जो था यह कागज पे या चमड़े के मतलब कपड़े जैसे पे, इसके ऊपर यह पट्टचित्र बनाया जाता था। कुछ विशेषता अगर देखें तो पहले जो मैंने विशेषताएं बताई उनको तो आपको ध्यान में रखना ही है। उसके बाद इसमें ये जो भी वस्तु इसमें बनाए जाते हैं उनका सांकेतिक स्वरूप होता है। मैंने बताया किसका मीनिंग क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझाया। मुख्यतः ये दीवारों पे बनाए जाते हैं, ये आपको लिखना है, और महिलाओं द्वारा ये मेनली बनाए जाते हैं, ये भी आपको मैंने बताया। ये लोक कला की ऊंची उड़ान है। ये जो लोक कला है इसकी यह ऊंची उड़ान है और कला से गहरा भावनात्मक लगाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह केवल महिलाओं द्वारा बनाया जा रहा है तो उनकी भावनाओं को यह उजागर करता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, और प्राकृतिक रंग कैसे बनाए जाते हैं यह भी आप लिख सकते हैं, इससे आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। कि काला रंग जो है वह काजल और जौ इत्यादि को जलाकर बनाया जाता था, पीला रंग चूना और बेर के पत्तों का दूध मिलाकर बनाया जाता था, वहीं नारंगी रंग पलाश के फूलों से, हरा सीम के पत्तों से, और लाल कुसुम के फूल अथवा शहतूत का जो फूल होता है उससे उसको निचोड़कर रंग निकालते थे। और सफेद रंग जो था वह चावल और उड़द के दाल को पीस कर उसे मिलाकर इस तरह से बनाया जाता था। रंग समायोजन क्या होता है, रंग समायोजन मतलब कौन सा रंग का मतलब क्या है, कहां इस्तेमाल होगा, तो ये कहीं भी कोई सा भी रंग यूज नहीं कर दे रहे थे। पीला रंग जो था वह धरती के लिए इस्तेमाल होता था, उजला रंग जो था या पानी के लिए, लाल रंग आग के लिए, नीला जो है आकाश के लिए, और काला वायु के लिए। ये इनका रंग समायोजन था, ये आपको लिखना है। और प्रमुख कलाकार मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से आपको याद रखना है कि पद्मश्री सिया देवी, जानकी देवी, त्रिवेणी देवी, चंद्रकला देवी, दुलारी देवी, जो जिन्हें 2021 में पद्मश्री के लिए नाम घोषित किया गया है इनका, तो ये सारे नाम आप लिखेंगे प्रश्न के उत्तर में। वहीं जो है इसका जो नवीन प्रयोग किया जा रहा है आज के समय में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने, और बहुत सारा इसे इस्तेमाल किया गया, जैसे कि जो ट्रेन है, जैसे कि स्वर्ण जयंती जनता एक्सप्रेस, उसके ऊपर सारे डिब्बों पे उसके ये चित्र बनाया गया है। वहीं मैं आपको एक मंजूषा चित्र के कला के बारे में बता दूं कि विक्रमशिला जो एक्सप्रेस ट्रेन है जो भागलपुर से नई दिल्ली को जाती है, आनंद विहार को जाती है, उसके ऊपर जो है मंजूषा चित्रकला बना हुआ है। और मंजूषा चित्रकला और मधुबनी चित्रकला के अंतर बताते समय एक चीज मैं बताना भूल गया था कि जो मधुबनी पेंटिंग है इसमें कहीं भी ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ा जाता है, कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ा जाता। जैसे इस चित्र में देखिए, ये मछली वाला मीन युगल वाला, अब मछली का तो आपको अर्थ समझ में आ ही गया होगा, इसका क्या मतलब है, कामोत्तेजक वाला। तो ये चित्र एक एग्जांपल के रूप में मैं दिखा रहा हूं। इसमें देखिए जो खाली जगह है मछली के अलावा, उसमें भी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बना हुआ है, कुछ ना कुछ बना हुआ था मेनली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने हुए रहते थे, ज्यामितिक जो चित्र रेखाएं बने होते थे, और उससे उसको एकदम भर दिया जाता है। वहीं मंजूषा चित्रकला में खाली जगह होता है ब्लैंक स्पेस, और उसे जो है गुलाबी रंग जो होता है, हल्का लाल गुलाबी रंग जो होता है, उससे भर दिया जाता है। ये एक और डिफरेंस आप ध्यान में रखेंगे। तो हम देखते हैं जो नवीन प्रयोग किए गए हैं बहुत सारे ट्रेन के ऊपर, जैसे स्वर्ण जयंती जनता एक्सप्रेस के ऊपर, पटना में पटना का जो स्टेशन है, उसके अलावा पटना का चिड़ियाघर, पटना के जगह जगह दीवारों पे ये चित्र को बनवाया गया है। वहीं पे संसद भवन जो है हमारा पार्लियामेंट के भवन के बाहर में ये चित्र बनाया गया है। और इसका जो विकास हुआ ये पूरा जो आज विश्व व्यापी हो गया है, दूसरे देशों में भी मधुबनी जो है मिथिला पेंटिंग्स की बहुत डिमांड है। सबसे पहले तो 1942 ईस्वी में लंदन के आर्ट गैलरी में इसका प्रदर्शन किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा ख्याति नहीं मिला। इसको जो बहुत ज्यादा ख्याति मिला है 1967 में नई दिल्ली में इसका प्रदर्शन किया गया, उसके बाद बहुत ज्यादा इसे ख्याति मिला, और इसका जो प्रचार प्रसार, इसकी जो फैल गया पूरा देश विदेश सब जगह, लोकप्रिय हो गया बहुत ज्यादा ये। उसके अलावा जो शशिकला देवी और कर्पूरी देवी है, इनका प्रदर्शनी जापान में भी लगाया गया। कुछ लोग हैं जिन्होंने इसके जो प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि श्री भास्कर कुलकर्णी जी हैं, ललित नारायण मिश्र जी हैं, उपेंद्र ठाकुर हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा इसके प्रचार प्रसार में, इसको लोकप्रिय बनाने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई। वहीं जर्मनी के शोधकर्ता एरिक स्मिथ भी मधुबनी पेंटिंग पे शोध कर रहे हैं। अमेरिका के रेम्स हैं, जापान के हासेगावा वहां पे बनाया है उन्होंने, एक प्रदर्शनी बनाया है इसका।
अब इसके वे फॉरवर्ड में हम देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा देश विदेश में बहुत फैल रहा है, इसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो आजकल अमेजन है या जो ई मार्केटिंग प्लेस होते हैं उन पे हम इसको बेच सकते हैं, जिससे देश विदेश में जिसके ग्राहक रहते हैं, जैसे कि अमेजन है तो उसके जो ग्राहक है देश विदेश हर जगह हैं, तो ये हम देखेंगे प्रचार करेंगे तो उससे लोग खरीदेंगे, इसका और ज्यादा होगा। और ज्यादा हम इसको जगह जगह इसका प्रदर्शनी कर सकते हैं, दीवारों पे अलग अलग जगह पे जो सरकार कर रही है, और इसे जो है जीआई टैग भी मिल चुका है, तो इसका हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे कि और सब चीजों पे जैसे नवीनता आई है, इसमें एक नयापन आया है। पहले तो ये दीवारों पे इत्यादि पे बनाए जाते थे, लेकिन अब है जैसे कि बेडशीट हो गए, पर्दे हो गए आपका, उसके अलावा जो है साड़ी हो गए, इन सभी चीजों पे भी नए पैटर्न में बनाए जा सकते हैं, कुछ वाइब्रेंट कलर यूज किए जा सकते हैं, जिससे इसका प्रचार प्रसार और होगा। मधुबनी पेंटिंग का तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज्यादा फेमस तो हो चुका है वर्ल्ड वाइड, लेकिन मंजूषा पेंटिंग जो मंजूषा चित्रकला वो कहीं विलुप्त सा हो गया है, जो कि अच्छा नहीं है। हमारे संस्कृति के उद्भव के लिए इंडिया को सॉफ्ट पावर कहा जाता है। हमारे पास यही लोक कलाएं जो है, ये जो संस्कृति है, ये सारा हमारा सॉफ्ट पावर है। तो और सब देश जैसे नेपाल है, अभी नेपाल के साथ हमारा एक थोड़ा अनबन चल रहा है, तो नेपाल से भी ये जुड़ा हुआ है। जो मिथिलांचल का क्षेत्र है, माता सीता है, राम जी है, ये सब क्षेत्र जो है ये जुड़ा हुआ है नेपाल से भी। मतलब नेपाल के भी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो ओली ने कहा था कि राम भगवान नेपाल के, ऐसा नहीं है, वो तो अयोध्या में ही उनका जन्म हुआ है, लेकिन मतलब एक सांस्कृतिक जुड़ाव है, तो हम सॉफ्ट पावर से उसको मना सकते हैं। चाइना के जो पक्ष में वो जा रहा है तो वो ना जाएगा, हम अपने सॉफ्ट पावर से उसको अपने तरफ कर सकते हैं, इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और ज्यादा चीजों पे इसको कर सकते हैं, उपयोग सकते हैं। बच्चों के क्लास में जैसे कि मंजूषा पेंटिंग है, इससे हमारी संस्कृति भी बढ़ती है। जैसे कि ये जो बिहुला विषहरी की कथा है, ये शिक्षाप्रद एक कहानी है इसमें, जो हमारी संस्कृति को बयां करती है, तो इससे बच्चों को सिखाया जा सकता है, स्कूल में इसकी शिक्षा दी जा सकती है, ये पेंटिंग सिखाया जाता है। और मधुबनी पेंटिंग के ही तरह मंजूषा पेंटिंग का भी और ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए, इसे भी जीआई टैग देना चाहिए। और बहुत सारे चीजों पे जैसे कि मैंने बताया आपको, शॉल हो गया, साड़ी हो गया, आपका बेडशीट हो गया, पर्दे हो गए, ये सारी चीजों पे इसको बनाया जा सकता है, और ज्यादा ई मार्केट प्लेस पे इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। इस तरह से हम इसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा उत्तर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। मेरा उम्मीद है कि आपने इसे नोट्स बना लेंगे और बहुत अच्छे से इसे तैयारी कर लेंगे, एक दो बार लिख लेंगे तो आप परीक्षा में आसानी से लिखेंगे। कोई भूलने रटने ये वाली बात नहीं, आपको सारी चीजें खुद ब खुद याद आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारी लोक संस्कृति है, लोक कला है। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को हमने देखा है, समझा है, जाना है, तो आप इस आंसर को अच्छे से लिख सकेंगे। जो आपको अंतर नहीं समझ में आता था, मंजूषा कला क्या है और मधुबनी, दोनों आपको सेम लगता था, वो मैंने आपको समझा दिया है। और इससे पहले जो पटना कलम को समझाया था वो आप वीडियो देख लीजिएगा। और इस तरह से हम सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सके।